हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आईपीओ एक्सप्रेस और जहां हम बात करते हैं आईपीओस की। और इस पूरे हफ्ते में अगर देखें तो 5 मेन बोर्ड आईपीओस आने वाले हैं, जिसमें से कुछ आईपीओस की बात हम आज करेंगे। और मेजर आईपीओस जो है वो टाटा कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, वी वर्क्स, कैनरा रोबेको, इन सब के आईपीओस आने वाले हैं। लेकिन आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी है मिस आस्था जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट हैम सिक्योरिटीज। और आज हम बात करेंगे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की और वी वर्क्स की, दो आईपीओस मेनली, और टाटा कैपिटल पे भी हम catch up करने की कोशिश करेंगे। आस्था, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। You, Gitu, for calling me on your show, and good afternoon to everyone. थैंक यू, इट्स ऑल प्लेजर इज ऑल माइन। आस्था, चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ की। आईपीओ बहुत बड़ा है और इसकी बिडिंग डेट जो है वो अक्टूबर 7 से लेके अक्टूबर 9 2025। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 1080 से 1140 के बीच की है। और इशू साइज जो है वो 11,607 करोड़ रुपए का है। ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जितना भी पैसा आएगा वो कंपनी के शेयर धारकों को, यानी कि जो उनके प्रेजेंट इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जाएगा। कंपनी के एक्सपेंशन में ज्यादा पैसा नहीं जाने वाला है, ऐसा मैं समझती हूँ। लेकिन आइए आस्था से जानते हैं। आस्था, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी हमें बहुत समय से इंतजार था आईपीओ का। और ये आईपीओ जो अब खुलने वाला है अक्टूबर 7 को, इस पे आपका क्या नजरिया बनता जी बिल्कुल की तो देखिए ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है होम अप्लायंसेस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें। इनफैक्ट हम सब जानते हैं इसके सारे जो अप्लायंसेस आते हैं बिल्कुल, तो उन सब के बारे में हमको पता है। तो एक है? ब्रांड जी। नेम है ये, देखिए, और इनकी एग्जिस्टेंस आज की नहीं है, 28 साल से ये इस मार्केट के अंदर है। सब हम जी। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होम अप्लायंसेस की बात करें तो ये इस कार्य में है ये कंपनी। अब अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो मुझे आईपीओ अच्छा लगा। अच्छा लगने के पीछे के कारण है सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो थी वो अच्छी खासी है। इनफैक्ट इनके मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं और इनके जो रिटर्न रेशियोज हैं वो भी काफी स्ट्रांग है। दूसरी तरफ पसंद करने के पीछे की वजह है प्राइसिंग, क्योंकि आज के टाइम पे प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और अगर प्राइसिंग के फ्रंट पे देखा जाए तो कोई भी आईपीओ की सक्सेस काफी ज्यादा डिपेंड भी करती है। तो प्राइसिंग के फ्रंट पे इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे, अच्छा खासा से मतलब रीजनेबल प्राइसिंग की है। बहुत ओके। ज्यादा इन्होंने महंगा नहीं रखा है इशू को। ये लोग जो है वो ला रहे हैं 38 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे। अब 38 का हम देखते हैं तो वो हमें डेफिनेटली ज्यादा लगता है एज कंपेयर, अगर हम उसे एज अ स्टैंड अलोन फिगर देखें। लेकिन जब आप इनको पेयर्स के साथ कंपेयर करेंगे, इनके जो पेयर्स हैं, ब्लू स्टार हुआ, वोल्टास हुआ, हेवल्स हुआ, तो उनके साथ जब आप इस वैल्यूएशन को कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यूएशन रीजनेबल लगते हैं। तो इस ओके। वजह से भी हमें ये आईपीओ पसंद आता है। तीसरी तरफ हम कभी भी कोई आईपीओ देखते हैं तो उसके बिजनेस मॉडल को जरूर देखना चाहिए। और जो इस तरह की कंपनीज होती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में, इसमें बिजनेस वॉल्यूम का काफी ज्यादा इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही टॉप लाइन इंक्रीज होगी। और सबसे अच्छी बात मुझे इस आईपीओ की लगी टाइमिंग ऑफ द आईपीओ, क्योंकि ये आईपीओ आ रहा है, देखा जाए तो दिवाली आने वाली है, नवरात्रा जस्ट अभी गए हैं, तो जो बिल्कुल टाइमिंग है वो परफेक्ट है। इस टाइम हम सब जानते हैं जिस तरह से जीएसटी में हमें एक रेट कट का फायदा मिला है, तो इन सब अप्लायंसेस पे काफी अच्छा उसका असर आने वाला है। तो इन्होंने टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट रखी है, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह का अभी माहौल है वॉल्यूम में बढ़ोतरी होती भी हमें नजर आएगी। तो आने वाले कुछ रिजल्ट्स इनके अच्छे भी रहेंगे। तो ओवरऑल ये आईपीओ अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करने की राय है। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। आशा, अगर कोई इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहता है, अपने फंड्स को पार्क करना चाहता है, तो उसका टेन्योर क्या होना चाहिए? ये मीडियम टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, या फिर लिस्टिंग गेम्स के लिए अच्छा देखिए, लिस्टिंग गेम्स के लिए तो अनडाउटेडली अच्छा है, उसमें तो आप है? लगाइए, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि टाइमिंग बहुत अच्छी की है। तो ये टाइम पे आया है, तो इनके जो आने वाले नतीजे हैं वो अच्छे ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक डिमांड में इंक्रीज होते हुआ मिलेगा, सेल्स में कंपनी की इंक्रीज होगा। तो मुझे लगता है एटलीस्ट 3 to 6 महीने का अगर नजरिया है तो भी रखा जा सकता है पोर्टफोलियो में, या फिर लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे रहते हैं जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही आईपीओस में लगाते हैं। तो दोनों ही जी। जो कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं वो इस आईपीओ में लगा सकते हैं। लिस्टिंग गेन का नजरिया रखते हैं तो भी लगाइए, थोड़ा सा 3 6 महीने का व्यू है तभी भी लगाइए। तो दोनों ही कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ हमें वेल प्लेस लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो सब्सक्राइब करने की राय हमारी तरफ से। आशा, आपने कहा कि प्योर कंपैरिजन के हिसाब से आपको ये फेयरली वैल्यूड लगता है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एज फार एज द प्राइस बैंड इज कंसर्न, क्योंकि हेवल्स, वोल्टास, वर्लपूल, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स जो है वो पहले ही लिस्टेड है और वॉल्यूम ग्रोथ पे
वॉल्यूम में इजाफा होता है तो उन स्टॉक्स में भी काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को जी। मिलता है। लेकिन अ, अगर कोई किसी को ऑप्शन है सेकेंडरी मार्केट से खरीदने का और प्राइमरी मार्केट में एलजी के इशू में पैसा लगाने का, तो बेटर क्या रहे? देखिए, अभी तो बिल्कुल चाम क्योंकि आईपीओ का ज़्यादा रहेगा, तो मैं उस तरफ ही क्योंकि ये आईपीओ जो आ रहा है क्योंकि प्राइसिंग अच्छी है और आजकल हम देखते हैं लिस्टिंग 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हो जाती है। तो जी आज अगर जिस दिन भी ये इश्यू क्लोज़ होते हैं, उसके 2 ट्रेडिंग सेशंस के बाद तो तीसरे ट्रेडिंग सेशन में तो लिस्टिंग भी हो जाती है। तो इतना शॉर्ट टर्म में अगर अच्छा रिटर्न मिलता है, तो डेफिनिटली एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आईपीओ का एक अलग ही चार्म रहता है और दूसरी तरफ लिस्टिंग्स भी आजकल ज्यादा लंबी होती नहीं है, लंबे दिनों की अवधि जी, में नहीं होती। तो बिल्कुल शॉर्ट बिल्कुल। ड्यूरेशन में ठीक ठाक रिटर्न मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैक्शन ज्यादा अभी लग रहा है। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने की सलाह रहेगी। जी चलिए, अब दूसरे आईपीओ की बात करते हैं, वी वर्क इंडिया। और ये आईपीओ जो है ये खुला हुआ है, अक्टूबर 3 को खुला था, अक्टूबर 7 को बंद होगा। और प्राइस बैंड जो है 615 से लेके 648, यानी कि 615 से लेके 648 के बीच में है। और इशू साइज 3000 करोड़ का है, तो ये भी कोई छोटा इशू तो नहीं है। और वही वर्क का हमने देखा कि बहुत सारी हाल फिलहाल में ही बहुत सारी कंपनीज इस स्पेस में लिस्ट हुई है। सो आस्था, आपका इस पे क्या राय रहेगी? देखिए कि तो बिल्कुल आपने सही बोला, इस स्पेस से 2 कंपनीज अभी कुछ समय पहले ही लिस्ट हुई है जिसमें स्मार्ट कोवर्किंग और इंडीक्यूब था। और दोनों की लिस्टिंग पे हमारी राय नहीं लगाने की थी और लिस्टिंग्स पे भी यहाँ पे देखा जाए तो लिस्टिंग्स भी नेगेटिव थी। तो अब जी हम वीवर्क की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा मैंने रिसर्च ज्यादा किया क्योंकि इनके साथ एक एज है जो उन दोनों कंपनीज के साथ नहीं था। वो एज है इनका ब्रांड। इनका ब्रांड नेम काफी स्ट्रांग है और ब्रांड की वजह से जो ये रेंट चार्ज करते हैं वो थोड़ा सा इनका अमूमन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर कोवर्किंग स्पेस। लेकिन अब आप देखिए इस पूरे मॉडल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जी कोवर्किंग स्पेस मॉडल ये जब शुरू शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ था 2019-20 में, तब ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल माना जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो स्पेस ओनर्स जिनसे कि रेंट पे ये कोवर्किंग स्पेस के जो ओनर्स हैं वो जब स्पेस लेते थे रेंट पे, तो वो उनको उस टाइम कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट्स बहुत ज्यादा नहीं थे। तो जब वो खुद स्पेस लीज पे लेके पूरा उसको डेवलप करते थे कोवर्किंग के लिए, तो उस टाइम रेंट बहुत कम था। उनके ओके। लिए काफी अच्छा मौका था। लेकिन अब आप धीरे धीरे देखिए तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट में एक बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले तो जो कोवर्किंग स्पेस ओनर है उसको ही पहले रेंट ज्यादा देना पड़ता है। दूसरी तरफ देखें तो इनकी ऑक्यूपेंसी आप देखिए लगातार 3 साल से ये ऑक्यूपेंसी बता रहे हैं। मेच्योर्ड सेंटर्स की बात करें या ऑपरेशनल सेंटर्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज 80% की ऑक्यूपेंसी है। अब ऑक्यूपेंसी अगर 80% की है तो स्केल अप करने के लिए कितना बाकी रहता है? 20%। तो प्रॉफिटेबिलिटी जब 80%, क्योंकि 2024 में और 2023 में ये लॉसेस में थे, तो 80% ऑक्यूपाइड होने के बाद भी ये प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं कर पाए। सिर्फ 2025 में इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी शो की है। उसमें भी हम डिटेल में जाएंगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो कुछ टैक्सेस वगैरह का एडजस्टमेंट है। तो कहने ओके। का अर्थ ये है कि ऑक्यूपेंसी के लेवल पे भी अगर 80% की ऑक्यूपेंसी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई तो स्केलिंग अप कैसे होगी इस पे विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बचता ओके। है सिर्फ 20%। दूसरी चीज, करेक्ट। कोई भी कंपनी जब ग्रो करती है तो 2 तरीके से करती है, या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैसा हम बात करें कि स्केल अप करें करंट बिजनेस को, तो जी। उसमें स्कोप कम है। इनऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, जो दूसरी कोवर्किंग स्पेसेस है उनको एक्विजिशन करेंगे। तो जब आप एक्वायर भी करोगे तो उसमें वापस आपकी कॉस्ट लगेगी, क्योंकि जो भी कोवर्किंग स्पेस के डेवलपर्स है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके लिए कॉस्ट लगता है। उनको वहां पे केयर टेकर्स रखने पड़ते हैं, उसके लिए कॉस्ट लगता है। फिर वो रेंट पे देते हैं। तो ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज डेवलपमेंट है ये इनके लिए काफी हैवी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिजनेस मॉडल है इसका आप इसे सिर्फ कुछ समय दीजिए, देखिए ये प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन करते हैं कि नहीं। और यही मेरी ओके। राय पहले के 2 आईपीओ में भी थी कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने लगे तो हम सेकेंडरी मार्केट से खरीदेंगे। लेकिन मेरे ओके। हिसाब से अभी प्राइमरी मार्केट में इसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए। अभी इसमें ना लगाएं, एक बार वेट एंड वॉच कर लें।
लिस्ट होने दीजिए, सस्टेन करता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने दीजिए, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में वापस ऑप्शन मिलेगा। तो मेरी राय अभी इसमें रुकने की है, अभी इसमें ना लगाए। एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ कि एक ही पॉइंट है जो इसकी लिस्टिंग के फेवर में वर्क कर सकता है, और वो ये है कि 75% QIB के लिए इन्होंने रखा है। तो क्या है कि जिस तरह से पहले के 2 IPO की लिस्टिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, तो जनरल रिटेल पब्लिक और HNI का तो इसमें इंटरेस्ट कम रहेगा। इंटरेस्टिंग। तो जो भी इसमें सब्सक्राइब करेंगे वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होंगे, क्योंकि QIBs होंगे। तो हो सकता है कि लिस्टिंग के दिन बड़ी डिस्काउंट लिस्टिंग हमें देखने को ना मिले, हो सकता है। तो जो भी मैंने आज यहाँ पे पॉइंट रखे हैं उसमें एक कैveat ये है कि हो भी सकता है कि ये डिस्काउंट पे, बड़ी डिस्काउंट पे या डिस्काउंट पे लिस्ट ना हो, लेकिन क्या उसके लिए हमें आज के दिन में रिस्क लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से रहने दीजिए। और तीसरा, प्राइसिंग भी इन्होंने बहुत अट्रैक्टिव नहीं की है। जो बाकी के करेक्ट। पेयर्स है उनके मुकाबले इन्होंने प्राइसिंग भी ज्यादा की है। तो इन सभी चीजों को मिला जुला यही इसमें निकल के आ रहा है कि एक बार इसमें अभी रुक जाइए, इसमें अभी सब्सक्राइब ना करें, लिस्ट होने दें, उसके बाद रिजल्ट्स आने दें, प्रॉफिटेबिलिटी दिखने दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप सेकेंडरी मार्केट में थोड़े से ऊंचे भाव में लेंगे, लेकिन तब श्योर होंगे कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है और हम इसमें अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड आस्था। चलिए अब एक आखिरी आईपीओ की भी बात कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा आईपीओ है 2025 का, टाटा कैपिटल का आईपीओ। अक्टूबर 6 को खुला, यानी कि आज, और अक्टूबर 8 2025 को बंद होगा। प्राइस बैंड 310 से 326 के बीच में है। इशू साइज जो है 15,512 करोड़ के आसपास का है। फ्रेश इशू 21 करोड़ शेयर्स का है। ओएफएस 26.58 करोड़ शेयर्स का है। एक्सपेक्टेड मार्केट कैप इस कंपनी की पोस्ट लिस्टिंग जो है वो 1,38,000 करोड़ के आसपास की आंकी जा रही है। और की बिजनेसेस क्या है इसके? कंज्यूमर लोन्स है, कमर्शियल फाइनेंस है, वेल्थ मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, तो एनबीएफसी है। तो अब आस्था, टाटा कैपिटल के आईपीओ में क्या करना चाहिए? कि फ्लैगशिप सर्विसेज प्रोवाइड, ये देखा जाए तो पूरी कंपनी जो है ये फ्लैगशिप कंपनी है टाटा ग्रुप की। अगर मैं बात करूं स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म की अगर हम बात करें, तो उसमें ये फ्लैगशिप कंपनी है। और एनबीएफसी की भी बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी है। तो टाटा जी। ब्रांड और टाटा पेरेंटेज के साथ ये कंपनी है। लेकिन अब इसके प्लस माइनसेस देखें तो बिल्कुल पेरेंटेज काफी स्ट्रांग है, लेकिन वहीं जब मैं दूसरे रेशियोज देखती हूँ, लाइक ROA ROE विच आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी एनबीएफसी टू जज, तो वहां पे इतने स्ट्रांग नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो जो प्राइसिंग की है, तो प्राइसिंग यहाँ इन्होंने फुली प्राइस्ड कर दिया है इस आईपीओ को, करेक्ट। यानी कि कुछ इन्वेस्टर के लिए छोड़ा नहीं है टेबल पे। ये आ रहे हैं 3.7 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पे, जो कि ऑलमोस्ट फुली प्राइस्ड है एज कम्पेयर टू लिस्टेड पीओस। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ के लिए सिर्फ लॉन्ग टर्म का अगर किसी की यहाँ पे चाह है लॉन्ग टर्म के लिए लगाने की, तो लगाइए। और लिस्टिंग गेन के लिए बोला जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लिस्टिंग गेन होने की कोई बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं है। छोटा जी। मोटा अगर हो गया टाटा की कैपिटल के नेम की वजह से या टाटा के नेम की वजह से तो हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो इसे लगाइए, नहीं तो इसमें भी वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। टाटा का बड़ा नाम तो है, लेकिन आईपीओ में मोस्टली देखा गया है कि टाटा उतने एग्रेसिवली आईपीओ को लिस्टिंग नहीं होती है। और आमतौर पे अभी जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज की हम बात करें, तो वहां पे अभी भी निवेशक जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आईपीओ के ऊपर के प्राइस आएंगे तो मजा आएगा। पर इंतजार लंबा है। पर यस, ब्रांड जो है टाटा का, दैट वी ऑल नो कि कितना बड़ा ब्रांड है। तो तीनों ही आईपीओ के बारे में हमने बात की। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, वी वर्क, टाटा कैपिटल। आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है? डाउटेडली एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी करंट लेवल पे बात करें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के भी लगाइए। तो इन तीनों आईपीओ में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम पॉजिटिव हैं, और उसमें हम लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही नजरिए से सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में हैं। थैंक यू। शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।